Good morning, student. In previous lecture, I was explained about the electric potential difference and electric potential. Electric potential difference always exists between 2 points. अगर आप किसी चार्ज को टेस्ट चार्ज को B से A ले आते हो तो उसमें जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल वर्क डन और Q नॉट का जो रेशियो होता है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जब आप किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक ले आते हो तो वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, जो भी वर्क किया जाता है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण किया जाता है। द वर्क डन बाय द एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो, इस समय हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है, कुलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। So you can write F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 I by R square, where 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है प्लस क्यू जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक पॉइंट पी है जो क्यू से आर डिस्टेंस पे है, आप देख सकते हो ये आर डिस्टेंस पे है, और एक यहाँ टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो इनफाइनाइट पे है। इसको इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक ले आना है। तो उसी में हम लोग एक इंस्टेंटेनियस चेंज, हम लोग एक पॉइंट मान ले रहे हैं, इमेजिन कर ले रहे हैं कि एक पॉइंट पी और इनफाइनाइट के बीच में पी डैश है, और वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो, क्योंकि देखो जब वो इनफाइनाइट से पी तक आता है तो आपको बताया मैंने कि वो सडनली नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट वहाँ से चला और ऐसे कूद के यहाँ पे आ गया, नहीं, वो बहुत कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे चलता है। आप जितना धीमे सोच सकते हो उसकी स्पीड उतनी कम होती है और स्टेप वाइज होती है। तो उसका अगर एक स्टेप अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, जिसको हम लोग डेल्टा आर कह सकते हैं। आप देखो यहाँ पे डेल्टा आर लिखा हुआ है, डेल्टा आर। ये डेल्टा आर ये डैश और पी डैश के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा, इस डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हमें एक पोजीशन वेक्टर लेना होगा जो यूनिट वेक्टर होगा। एट ए सम इंटरमीडिएट पॉइंट पी डैश ऑन द पाथ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज एफ ई इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आप देखो आर कैप जो लिखा हुआ है ना, आर कैप, स्मॉल आर कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है बेटा। जब भी हम लोगों को अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मान लो 5 लिखा हुआ है, तो जब तक हम लोग इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ये कभी भी वेक्टर में कन्वर्ट नहीं होता है, वेक्टर में नहीं होता, वो स्केलर रह जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक रेडियल डायरेक्शन ले लेते हैं जो इनफाइनाइट टू पॉइंट पी है, वो आपका आर कैप है, और उससे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन 1 बन गया। आपको पता है कि वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो W इक्वल टू एफ डॉट टी लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो जो वर्क डन है हम लोग बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए फाइंड कर रहे हैं, पी डैश टू एक आगे डैश पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ और यहाँ, सॉरी यहाँ, तो इसके बीच का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। तो डेल्टा W जब होगा तो ये डेल्टा डी आर हो जाएगा, डी आर हो जाएगा।
और एफ डॉट डी आपका होता है एफ डी कॉस थीटा। आपको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी आप जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़े होंगे क्लास 11th में फिजिक्स में, ये लिखा होगा ए बी, यहाँ दोनों वेक्टर था, अब ये वेक्टर यहाँ पे नहीं रहा, ये मॉडुलस लेते हैं हम लोग कॉस थीटा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन राइट एफ डी आर कॉस थीटा। अच्छा, हम लोग उसको ला कहाँ से कहाँ तक रहे हैं, तो इनफाइनाइट से पी तक ले आ रहे हैं, तो वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रेशन ओवर पी टू इनफाइनाइट होगा। वर्क डन जो होगा ये इंटीग्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बिना ये फाइंड नहीं हो सकता। और यहाँ पे हो सकता है मे बी जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ थोड़ा सा कि देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, और ये लिमिट होती है ए टू बी, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। ठीक है, और जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हो तो इंटीग्रेट करने के बाद जो हम लोग करते हैं उसको ऐसे ए टू बी लिख देते हैं, और अगर कोई फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स है तो इसकी वैल्यू हो जाती है एफ वी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और एक फार्मूला जो होता है वो आपको बता देता हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स, ये तो लॉग एक्स हो जाता है, लॉग एक्स प्लस सी। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ये log x प्लस सी होता है, dx अपॉन x होता है आपका log x प्लस सी। बट अगर ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाए तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसमें आपको फार्मूला अप्लाई करना है, x पे पावर n dx इक्वल टू x पे पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखो आप यहाँ के बाद ये यहाँ तक तो आपको कंफर्म हो गया होगा, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से इक्वेशन 1 से वैल्यू रखते रहे यहाँ पे, और cos 180 की वैल्यू -1 हो जाती है, इसलिए ये जो देख रहे हो आप निगेटिव साइन ड्यू टू दिस रीजन है, ये निगेटिव हो गया है। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है p टू माइनस टाइम्स p टू इनफाइनाइट, और f की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन r स्क्वायर डी आर, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए इंटीग्रेशन निगेटिव हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके, अब देखो इसके बाद मैंने जो कांस्टेंट हैं उनको बाहर ले लिया है, यहाँ पे 1 छूट गया है, आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लोगे 1/r स्क्वायर है, ये 1/r स्क्वायर है, 1/r स्क्वायर है। दूसरी बात, जितने भी कांस्टेंट हैं, तो देखो इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, तो अदर जितने भी टर्म होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ये कांस्टेंट हो गया, इन लिमिट हो गई आपकी r टू इनफाइनाइट 1/r स्क्वायर डी आर, ये आपकी फर्स्ट लाइन थी। चलिए नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। देखो सेकेंड स्टेप में निगेटिव साइन गायब है, निगेटिव साइन नहीं है, तो लेकिन लिमिट को आप देखो, लिमिट जो है पहले r टू इनफाइनाइट था, लेकिन अब इनफाइनाइट टू r दिखने लगा है। ऐसा क्यों, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ कि अगर कोई लिमिट a टू b है, एफ एक्स डी एक्स है, अगर इसकी लिमिट को हम लोग b टू a कर देंगे, तो ये निगेटिव हो जाता है। जो हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट करते हैं,
ये निगेटिव हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे हो गया क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर स्क्वायर को जब ऊपर ले जाओगे तो आर पे पावर -2 हो जाएगा। अभी मैंने x पावर n का फॉर्मूला आपको बताया है कि x पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो n की जगह पे यहाँ पे -2 है तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इस तरह से ये आ गया आपका -Q0 अपॉन 4πε0 -1 अपॉन r इन्फाइनाइट टू r। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट आपका r है तो -1 अपॉन r हो गया। r की जगह पे r रख दिया मैंने, फिर माइनस लगाया तो माइनस माइनस वो प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है देखो आप माइनस है। तो इस तरह से आ गया ये Q0 अपॉन 4πε0 -1 अपॉन r + 1 अपॉन इन्फाइनाइट, और ये वैल्यू आ गई आपकी -Q0 स्मॉल Q0 4πε0 r। अब इसके बाद देखते हैं। तो आपको बताया था मैंने कि वर्क डन निगेटिव है या पॉजिटिव होता है, वो डिपेंड करता है। अगर इनफाइनाइट टू p है तो पॉजिटिव है, p टू इनफाइनाइट है तो निगेटिव है। लेकिन वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, आप उसको हरदम पॉजिटिव तरीके से कंसिडर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर 1/4πε0 को हम लोग k सपोज कर लें तो KQ ये आ जाएगा आपका KQ0 अपॉन r। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी पॉइंट पे W/Q0 होता है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आगे जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो 1/4πε0 को हमने फिर से K लिख दिया, ये आ गया KQ अपॉन R। इस तरह से पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड करोगे तो KQ अपॉन R से फाइंड कर सकते हो। K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, आप देख सकते हो वहाँ से Nm²/kg²। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास n चार्ज हो और किसी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, K तो कांस्टेंट होगा। और मान लीजिए ये पॉइंट P है, आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जहाँ से Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 डिस्टेंस में है, लेकिन Q3 को हमने निगेटिव लिया है। तो जब भी n चार्ज आपके पास हो जाएंगे सीधे आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे KQ1/R1 + KQ2/R2 - KQ3/R3। ये तो केवल 3 चार्ज को लेकर के मैंने दिखाया है। आप चाहो तो n चार्ज लेकर के आप इसको लिख सकते हो VP = KQ1/R1 + KQ2/R2 + KQN/RN। तो इस तरह से किसी एक पॉइंट के लिए, 2 पॉइंट के लिए, और अगर आपके पास 4 ढेर सारे हों तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आप NCERT में पेज नंबर 55 पे देख सकते हो, एग्जाम्पल 2.1। तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। आप पढ़ने की भी आदत डालिए, बुक को पढ़िए 2 बार 3 बार, और आपके पास टाइम है, आपका एक ही जॉब है पढ़ाई करना मन से। अगर आप इसे करते रहोगे, प्रैक्टिस होती रहेगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, आपको उसको समझना पड़ता है। किसी व्यक्ति के साथ को समझना चाहते हो तो उसके साथ रहना पड़ता है। इसी तरह से अगर फिजिक्स को समझना चाहते हो आप, तो फिजिक्स के साथ रहना पड़ेगा। आपको प्रॉपर तरीके से उसके हर एक पॉइंट को रीड करना होगा, वो कैसे आया उसको समझना होगा। मैं केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसके बारे में अगर आपको समझना है तो आपको उसके पास जाना होगा। जब तक आप उसके साथ टाइम एक्सपेंड नहीं करोगे, आप उसको नहीं समझ सकते हो। इसलिए जो भी चीज़ समझना है आप उस पर टाइम एक्सपेंड करो, उस पर टाइम दो। टाइम दोगे तो अपने आप वो समझ में आने लगेगी, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे कोई व्यक्ति हो। थैंक यू।